हाशिम ने डेरे का लकड़ी का बाड़ का बना गेट पार किया और कदम कदम चलता डेरे के कई एकड़ पर फैले बाग को आंखें चुंधियाकर दूर तक देखता रहा। धूप अब जरा सी सर पर चढ़ती महसूस हो रही थी और सारा सब्जाजार सर्दी की नर्म सी धूप में नहाया हुआ था। उसने एक नज़र डेरे के दाखिली दरवाजे पर खड़े मुलाजिम पर डाली, जो हाथ में बड़ी सी क्लाशनकोफ लिए पत्थर सा चेहरा सामने की जानिब किए बहुत मोहताज सा खड़ा था। सब जानते थे कि वो आम सा गार्ड हरगिज नहीं था। उसने चुंधियाई हुई आंखों से लॉन की घास को देखा और फिर ऊपरी तरफ उठे सब्जाजार के हिस्से की जानिब बढ़ा। सब्जाजार के पिछली तरफ एक छोटा सा पुराना कमरा बना था। उसके लोहे का दरवाज़ा जंग आलूद था और दरवाजे के आगे भी बेतहाशा काठ कबाड़ फैला था। ये कमरा पुरताइश से डेरे से कदरे मुख्तलिफ, कदरे कदीम सा लगता था। बहुत से राजों का अमीन, बहुत से गुनाहों का गवाह, कदीम जिंदान। उसने सामने पड़े कबाड़ को पैर से परे किया और दरवाजे को धकेलता अंदर दाखिल हुआ। दरवाज़ा खासा पुराना था, इसलिए उस पर किसी किस्म का कोई नॉब या ताला नहीं था। उसकी नॉब वाली जगह पर एक गोल सा खाली हिस्सा था, जैसे उस दरवाजे का कोई लॉक रहा हो, मगर किसी के बुरी तरह खींचने पर वो बाहर निकल गया हो। कमरे का अंदरूनी मंजर वैसे ही था जैसे किसी भी काठ कबाड़ खाने का होना चाहिए। एक तरफ पड़ी पुरानी लकड़ियाँ और उसके साथ ही बिखरे बहुत से छोटे सरिये। कमरे के बाईं जानिब चंद पेटियाँ रखी थीं, जिन पर सदियों की जमी धूल उसे कमरे की छत के ढले हिस्से से अंदर गिरती रोशनी में नजर आ रही थी। उसने सामने रखी चंद पुरानी कुर्सियों को देखा। वो लकड़ी की खासी मजबूत कुर्सियाँ लगती थीं, जिन्हें आउट ऑफ फैशन होने के बाइस यहाँ डाल दिया गया था। आगे बढ़कर औंधी पड़ी एक कुर्सी को उसने सीधा किया और फिर उस पर लगे खून के धब्बों को देखते ही उसकी नज़रों के आगे बहुत से मनाजिर लहराने लगे। उसके सर्द चेहरे पर कोई तासुर नहीं उभरा था। तुम कुछ भी कर लो हुसैन, मगर तुम ये सब अच्छा नहीं कर रहे। वो मेरा बेटा है, औलाद है तुम्हारी। वो उसे तुम यूं इस तरह से नहीं छोड़ सकते। तुम्हें मैंने कहा ये सुनो बैठ के। किसी की आंसुओं से नम लरजती आवाज़ उसकी समात में उतरी तो उसने चेहरा सामने की जानिब घुमाया। चूंकि वो कमरे के ऐन वस्त में खड़ा था, इसलिए उसके सामने आधा कमरा खाली पड़ा था और कमरे की दीवार के आगे बड़ी सी चारपाई खड़ी की गई थी। छत के छेद हुए हिस्से से गुजरती रोशनी में बहुत से पुराने मंजर उसकी आंखों के आगे खुलने लगे। चारपाई के आगे एक मर्द जो खासा जवान था और जो उसका बाप था, वो एक औरत जो कि शायद उसकी कुछ लगती थी, उस पर झुका था और उसी वक्त उसने उस औरत को रख कर ज़ोरदार चांटा मारा था। वो औरत लुढ़क कर एक जानिब गिरी। उसने बड़े से बालों की चुटिया बांध रखी थी, जो बहुत दिन से बाल ना बनाने के बाइस खस्ता सी लग रही थी। उसके चेहरे के अतराफ में चुटिया से निकले बाल बिखरे थे। होंठ के किनारे पर मौजूद नीला सा जख्म था, हल्का सा सूजा हुआ। उसका वो रुखसार जिस पर अभी उसने चांटा खाया था, वो सुर्ख पड़ रहा था, मगर वो परवाह किए बगैर हुसैन पर गुर्राई। तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। मुझे मारना है ना तो मारो, रोका किसने है तुम्हें? मगर जालिम इंसान, इस नन्ही जान का तो ख्याल कर लो, जो चंद दिन पहले इस दुनिया में आया है। इसे इतनी बड़ी सज़ा क्यों दे रहे हो तुम? क्यों अपनी नाम नेहाद इज्जत की कुर्बानी हमसे मांग रहे हो? उसने पलट कर देखा। कबाड़ खाने के दरवाजे पर एक बच्चा डरा सहमा सा खड़ा था। उसके आसपास का हर मंजर बदल गया था। बाहर डेरे पर रोशन सी सुबह उतर रही थी, मगर सब्जाजार के उस अतराफ में, उस हिस्से में रात का वही पहर चल रहा था जो उस रात कायम था। डरा सहमा सा कमरे के अंदर झांकता हाशिम उस वक्त सिर्फ 12 साल का था। अगर तुमने किसी को कुछ बताया या फिर कोई तमाशा करने की कोशिश की, मगर ठहरो, तुम ये सब तब करोगी ना जब मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा। मैं तो तुम्हें आज ही सफ़े हस्ती से मिटा दूंगा और फिर कभी कोई उसका जिक्र नहीं करेगा, कभी कोई उस बच्चे को याद नहीं करेगा। और अब तक तो उसको गांव में घूमते कुत्ते नोच कर खा भी चुके होंगे। मैं कुछ बाकी नहीं रहने दूंगा, मैं सब मिटा दूंगा। औरत पर झुका हुसैन उसे बेदर्दी से मार रहा था और वो मुस्तकिल रो रही थी, चिल्ला रही थी। हाशिम की आंखों से आंसू गिरे, उसका रुआं रुआं कांप रहा था। दरवाजे से अंदर झांकता 12 साला हाशिम लरज रहा था। उसका बाप किसी जहनी मरीज की तरह अंदर औरत पर तशद्दुद कर रहा था और हाशिम, उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो एक चीख ही मार देता। उसका हलक तक अंदर तक खुश्क हो गया था।
पूरा जिस्म पसीने में नहा गया था। जब वो औरत शदीद तशद्दुद के बाद होश खोने लगी तो हुसैन ने उसे एक लात मारकर दूर हटाया। उसका कराहता वजूद दूसरी जानिब लुढ़क गया। पेशानी से बहता खून उसकी करवट के बाइस ज़मीन पर गिरने लगा था। कच्ची ज़मीन खून जज्ब करने लगी। फिर उसका बाप जैसे ही बाहर की जानिब पेशानी पर आया, पसीना साफ करके मुड़ने लगा तो वो बेइख्तियार दरवाजे की ओट में हो गया। हुसैन कफ उड़ाता आस्तीन से अब अपने चेहरे का पसीना साफ कर रहा था और वो सब्ज़ाज़ार के दरवाजे के साथ बंधे खूनखार कुत्ते को लेकर उस कमरे की जानिब बढ़ा था। हाशिम चूंकि दरवाजे के दाएं हाथ खड़ा था, इसीलिए हुसैन ने उसे नहीं देखा था। कुत्ता अंदर छोड़कर वो दरवाज़ा बंद करके बाहर गेट की जानिब बढ़ा और बर्फ सा चेहरा लिए आगे ही चलता चला गया। अंदर से बहुत दिलखराश चीखों की आवाज़ें आ रही थीं। वो कानों पर हाथ रखता वहीं बैठ गया। उसका पूरा जिस्म पसीने में भरा था। आंखों से गिरते आंसू बहुत तेज़ी से उसकी गर्दन पर लुढ़क रहे थे। कुछ देर बाद अंदर से आती आवाज़ें बंद हो गईं। शायद कुत्ते ने औरत को चीर फाड़ कर रख दिया था। आखिरी बार वो दरवाज़ा खोलने आई थी मगर ना खोल पाई। तब उस दरवाजे का नौब था, मगर आज हाशिम के नज़रों के सामने चलती फिल्म रुकी थी तो वो जैसे होश की दुनिया में वापस आया। उसकी नज़र दरवाजे के उस गोल से खाली हिस्से पर थी जिस पर कभी ताला लगा था, जिस पर कभी लॉक लगा था। फिर उसने चेहरा फेर कर देखा मगर कमरा साफ सुथरा पड़ा था, वीरान और किसी मुर्दा वजूद की तरह यख। उसकी धूल उड़ाती गाड़ी सफ़ेद हवेली के पार पहुंच चुकी थी। चंद पल उड़ती धूल में उसकी कार छुपी रही और फिर जैसे ही उस पर से धूल छटी, वो उसका दरवाज़ा खोलकर बंद करता हवेली की जानिब बढ़ा था। हुसैन अहमद की हवेली हसन और जमान के हवेली से कदरे फासले पर ज़रा वीरान इलाके में थी। शायद वो उन भाइयों में बड़ा था, इसीलिए अपनी तमकनत कायम रखने के लिए उसने हवेली सारे माहौल से अलग थलग बनाई थी ताकि कोई भी उसे आम लोगों में हरगिज़ शुमार ना करे। वो मुमताज़ था और मुमताज़ रहना चाहता था। लोगों की निगाहों के सामने हर पल रहकर वो अपना बना बनाया रोब और दबदबा पानी बनाकर बहाना नहीं चाहता था। शान से खड़ी उस हवेली का ठंडा हुस्न आज भी सुनहरी पड़ती धूप में तमतमा रहा था। दूर से देखने पर वो बुलंद पहाड़ी से बहती कोई सफ़ेद नदी लगती थी। उसके बैरूनी और ऊपरी हिस्से पर हर जानिब सब्ज़ा फैला था और उसके बाहर की तरफ निकले सफ़ेद सतूनों पर जड़े बेशकीमत पत्थर रात की गहरी स्याही में भी जगमगा रहे होते थे। उसने अजनबी निगाहों से सारी हवेली का जायज़ा लिया और फिर वसी पोर्च से गुजरता तेज़ी से हवेली के दाखिली दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। अंदर बहुत से मुलाजिम काम कर रहे थे। उसे आता देखकर सबने हाथ रोक कर उसे देखा। हुसैन सरकार कहाँ हैं? उसने एक को मुखातिब करके कहा तो वो जो उसके यूं इस तरह आंधी तूफान बनकर दाखिल होने पर साकित था, गड़बड़ा कर सीधा हुआ। उसे सारी हवेली में निगार और उसकी दोनों बेटियां नजर नहीं आईं। शायद वो कहीं बाहर गई। बाहर गिरती सुनहरी धूप जरा जाविया बदलने के बाइस घर के अंदरूनी हिस्से तक गिर रही थी। वो बिल्कुल दरमियान में खड़ा कड़े तेवरों से मुलाजमीन को देख रहा था। यहाँ वो गलत बयानी करें और वो अपने कमरे में आराम फरमा रहे हैं। गड़बड़ाहट के बाद अब मुलाजिम ने ज़रा संभल कर कहा तो वो तल्खी से मुस्कुराया। बहुत आराम कर चुके वो। और फिर बुड़बुड़ाता हुआ वो सीढ़ियाँ फलांगता उनके कमरे की जानिब पहुंचा। उसे ये रास्ता आज भी अजबर था। वो कभी भूला ही नहीं था कुछ। एक लम्हे का तवक्कुफ किए बगैर उसने धार से कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे ही कुछ मुलाजिम भी दौड़ते आ रहे थे, मगर उस पर कोई जुनून सवार हो गया था। अपनी खिड़की के कदादम शीशे के सामने खड़ा लॉन में गिरती धूप को देख रहा था। उस आफत पर उसने चेहरा ज़रा सा घुमा कर देखा था और उसे आते हुए देख चुका था वो, इसलिए कोई भी रद्द अमल दिए बगैर चेहरा दोबारा खिड़की की जानिब मोड़ लिया। वली को मैंने ही बुलाया है, तुम लोग जाओ यहाँ से। गर्दन ज़रा तिरछी करके उसने हाँफते कांपते कमरे तक पहुँचते मुलाजमीन से कहा तो वो सर झुकाकर दरवाज़ा बंद करते पलट गए। वली अब तक दरवाजे में खड़ा दांत पर दांत जमाए उसकी पुश्त को देख रहा था। वो उसकी जानिब घूमा। उसकी कनपटी के बालों में अब बहुत से सफ़ेद बाल थे और जिस्म कमज़ोर हो चुका था। उसके अंदर वो ताकत, वो जलाल बाकी नहीं था अब, जिसका वली बचपन से आदी था। वो तो कोई बूढ़ा आदमी था, इंतहाई मकरूह बूढ़ा। उसे देखते ही उसकी आंखों में खून उतरा। दांत जमाने के बाइस गर्दन के आसपास बिछा नसों का जाल फूल चुका था।
ہاتھ کی مٹھی سختی سے بند تھی اور سانس بہت تیزی سے آ جا رہا تھا۔ تمہیں آج صبح سے یاد کر رہا تھا میں، وہ کہنے لگا، مگر ولی نے اس کو موقع ہی نہیں دیا۔ آگے بڑھ کر اس کی سفید قمیض کے گریبان کو جکڑ کر بری طرح دیوار گر کھڑکی کے شیشے سے لگایا۔ پل بھر کو حسین کی آنکھوں میں بے یقینی ابھری تھی۔ وہ اس کے تمتماتے چہرے کو دیکھ کر کچھ پرسکون ہوا تھا۔ کیا مار ڈالو گے مجھے؟ اس کی غصے سے نم ہوتی نسواری آنکھوں میں جھانک کر اس نے سوال کیا تو ولی نے پیچھے ہو کر ایک زوردار مکہ اس کے جبڑے پر مارا۔ حسین کو یکدم چکر آیا تھا۔ اس کے پھٹے ہونٹ سے نکلتا خون اس کے سفید چمکتے دانتوں پر لگ گیا تھا اور کچھ خون اس کی زبان میں نمکین ذائقہ گھول رہا تھا، مگر اس نے اف تک نہیں کیا۔ چکراتا سر ذرا اپنی جگہ پر آیا تو اس کو ولی کا سخت اور تنا ہوا چہرہ دکھائی دیا۔ اس نے حسین کو مزید دیوار گر کھڑکی میں گھسایا۔ اس کا دم گھٹنے لگا تھا، مگر ولی کی آنکھوں میں جمی بے رحمی کی کاٹ میں ذرا فرق نہ آیا۔ مار تو میں تمہیں دوں گا، تمہاری یہ آخری خواہش میرے ہی ہاتھوں پوری ہوگی، مگر ابھی اس کی آنکھیں دہک رہی تھیں۔ ابھی تمہیں زندہ رہنا ہے، تم اتنی جلدی نہیں مر سکتے حسین احمد، ابھی تم زندہ رہو گے اور میں تمہیں پل پل ماروں گا، ایک جھٹکے میں کچھ بھی ختم نہیں ہونے دوں گا۔ تم نے مجھے پل پل موت دی ہے اور اب میں۔ اس کی دہکتی انگارہ آنکھوں میں نم سی سرخی گہری ہوئی، چبا چبا کر لفظ ادا کرتا وہ کوئی خون خوار بھیڑیا سا لگ رہا تھا، زخمی بھیڑیا، جس کے زخم میں آج بھی وہی تکلیف تھی، جس کے زخم سے آج بھی خون رس رہا تھا، اور اس نے جتنی دفعہ اس زخم پر مرہم رکھا تھا اس کے آس پاس پلتے لوگوں نے اتنی ہی دفعہ اس کے مرہم کو نوچ پھینکا تھا۔ لیکن اب وہ وقت تھا کہ جب اس نے مرہم لگانا ہی چھوڑ دیا تھا، اور اب وہ اور زیادہ خطرناک ہو گیا تھا، زیادہ خون خوار۔ اب میں تمہیں پل پل اس زندگی میں موت دوں گا، اب میں ہر لمحہ تمہیں موت کا ذائقہ چکھاؤں گا اور تم اف تک نہیں کرو گے۔ اگر تمہاری آواز بھی نکلی تو اپنی دونوں میں سے کسی ایک بیٹی کو بھول جانا۔ اس کی بات پر حسین کی آنکھوں میں پہلی دفعہ بے یقینی اتری۔ وہی چند ساعتیں تھیں، چند پل، پہلا دورانیہ بے یقینی کا تھا وہ، پھر ادراک کا اور پھر عذاب کا۔ اس نے اپنی بھوری آنکھیں پھاڑ کر ولی کے تپتے سرخ چہرے کو دیکھا۔ ولی کی گرفت اب تک اس کے گریبان پر اتنی ہی سخت تھی، مگر اس نے اسے ایک جھٹکے کے ساتھ پھر سے قدادم کھڑکی میں جمایا۔ حسین کو لگا کہ کھڑکی کا شیشہ چکنا چور ہونے والا ہے۔ اس کی پشت شیشے میں چپکی ہوئی تھی۔ تم نے ایک چھوٹے بچے، ایک محض 14 سال کے بچے پر کتا چھوڑتے یہ کیوں فراموش کر دیا تھا کہ سب سے بڑا جانور تو انسان ہی ہے؟ تم کیوں بھول گئے تھے اس رات کہ ہر عمل پلٹ کر آتا ہے، ہر عمل کی واپسی کا وقت ہوتا ہے؟ تم بھول گئے، مگر وہ بچہ آج بھی اس رات میں جی رہا ہے، وہ بچہ آج بھی اس رات میں اور اس جیسی ہر رات میں زندہ ہے حسین احمد۔ وہ چیخا تھا، پھر یکدم پھولتی سانسوں کو قابو کرنے کے لیے دانت جمائے۔ اس کی نظریں ایک پل کے لیے بھی حسین کی نظروں سے نہیں ہٹ رہی تھیں۔ آج میرے پاس بھی ایک کتا ہے حسین احمد، اور میں نے اسے پال کر بہت بڑا کیا ہے، اسے چیرنا پھاڑنا سکھایا ہے، اسے وہ سب سکھایا ہے جو مجھے میرے بچپن نے سکھایا تھا۔ تم نے ہی تو کہا تھا نا کہ میں ظالم ہوں، آگ ہوں، سروائیور ہوں، تو بس تمہارے ساتھ یہ سب کرنا میرے سروائیول کا حصہ ہے، میری زندگی کا مقصد ہے۔ کیونکہ وہ بچہ جس نے اس رات پہلا قتل کیا تھا وہ بچ گیا تھا۔ پہلی بار حسین کا سانس پھولنے لگا تھا تو وہ نفرت سے اسے جھٹکے سے چھوتا الگ ہوا۔ وہ جھک کر لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ اسے سخت گرفت کے باعث کھانسی آئی تھی، مگر پھر وہ ہنستا ہوا سیدھا ہوا۔ اس کے ہونٹ سے بہتا خون اب اس کی قمیض پر رس رہا تھا، مگر وہ ولی کو دیکھتا ویسے ہی ہنس رہا تھا، اس کی بے بسی اور اس کی قسمت پر، یا شاید خود ولی پر۔ اور اس کی اس بے موقع ہنسی کو ناسمجھی سے وہ دیکھنے لگا۔ جاتے جاتے ایک آخری بات تو سنتے جاؤ۔ اسے بہت زور سے کھانسی آئی تھی، جھکنے کے باعث خون کے چند قطرے زمین پر بچھے دبیز قالین پر بھی گرے تھے۔ وہ دوائیوں سے بھرے سائڈ ٹیبل پر ہاتھ رکھے بمشکل سیدھا کھڑا ہوا۔ ایک مکے نے اس کی حالت خراب کر دی تھی۔ جو بات تم آج تک مجھ سے پوچھنے کی ہمت نہیں کر سکے وہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تم آج تک اس گمان میں ہو کہ شاید تم جائز ہو سکتا ہے میں نے تمہاری ماں سے نکاح کیا ہو۔ بتاؤ، ہونا اسی گمان میں، اسی آس میں،
वो खांसता हुआ फिर झुका, मगर फिर संभल कर जल्द ही सीधा भी हो गया। वली की साकित पुतलियों में जुम्बिश नहीं थी। जख्मी निगाहों से हुसैन का चेहरा देखता वो एक पल के लिए वाकई खौफजदा हुआ था। हाँ, वो डरता था। वो इस आखिरी उम्मीद के ख़त्म हो जाने से डरता था। इसीलिए उसने आज तक हुसैन से ये बात पूछने की हिम्मत नहीं की थी। मगर बस शायद अब वक्त आ गया था मगर बस शायद अब वक्त आ गया था अब वाकई वक्त आ गया था। साकित पुतलियां ठहरने के बाइस दुखने लगी तो उसने पलकें झपकाईं। अंदर से आज भी वो वही वली था। मैंने तुम्हारी माँ से निकाह नहीं किया था। वो लफ्ज़ नहीं, चाबुक थे। उसे लगा किसी ने उसके मुंह पर बहुत ज़ोर से बेलचा दे मारा हो। इतनी अजियत तो उसे उस रात भी नहीं हुई थी जिस रात उसने ये जाना था कि वो उसका बाप था। मगर आज, क्या कभी तुमने रूह कब्ज़ की जाने की आवाज़ सुनी है? उसके अंदर वैसी ही आवाज़ गूंज रही थी। वो आगे बढ़ा और हुसैन को गर्दन से पकड़कर उसका चेहरा दवाइयों से भरे टेबल पर पटका। वो दोनों हाथों को मारता मचलने लगा था, मगर वली, उसके चेहरे पर कोई तासुर ना उभरा, कुछ नहीं। उसका चेहरा इतना स्पाट हो गया था गोया बेजान हो गया हो। तुम कभी भी चैन नहीं ले सकोगे वली, क्योंकि तुम्हें नहीं बचना था, मरना था तुम्हें। तुम्हारा बच जाना ही सबसे बड़ी गलती है तुम्हारी। वो अब भी कह रहा था। वली ने उसकी गर्दन से दबोचकर उसे सीधा किया और बेड पर धक्का दिया। वो तेज तेज सांस लेता हंस रहा था। वो जानता था उसने वली के अंदर बची आखिरी चिंगारी भी बुझा दी है और अब वली राख का ढेर बन गया है। वो जानता था, उसे सब मालूम था। तुम्हें जिंदा नहीं रहना था वली, तुम्हें तो मरना था। वो अब तक गहरे गहरे सांस लेता बोल रहा था। और वली, उसने गर्दन के गिर्द लपेटी स्याह चादर को दुरुस्त किया, उसे नफरत से देखा और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। घर में मौजूद मुलाजिम उसे सर उठाकर तेज़ी से जीने उतरता देख रहे थे। वो जिस चेहरे के साथ आया था उससे कहीं ज़्यादा ज़ख्मी चेहरे के साथ वापस जा रहा था। दाखिली दरवाज़ा पूरा खुला होने के बाइस अब धूप कदरे अंदर की जानिब टाइल्स पर गिरकर चमक रही थी, मगर इस धूप में नरमी का कोई शाइबा तक नहीं था। वो धूप झुलसा रही थी, राख बना रही थी। वली डेरे पर नहीं गया था। उसने ज़रा दूर एक बहती नहर के किनारे पर गाड़ी रोकी और फिर कार से निकल आया। ये चूंकि गांव का आखिरी सिरा था, इसीलिए लोगों की आमदोरफ्त ना होने के बराबर थी। इक्का दुक्का लोग सरों पर लकड़ियों के गट्ठर बांधे उसे हैरत से तकते गुजर रहे थे। वो नहर के ऊंचे किनारे पर बैठा खाली नज़रों से दूर तक बहती तवील नहर को देखे गया। दिसंबर के अवाइल दिन थे और किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही थी। हर चीज़ अपना तासुर, अपना असर जैसे खो चुकी थी। दूर उड़ते परिंदों का एक झुंड उसके सर के ऊपर से गुजरा। नीचे नहर के ऊंचे किनारे पर बहुत शिकस्ता पा वो बैठा था। उसके अंदर सब कुछ खामोश हो गया था। वो कितनी देर बहती बेआवाज़ नहर के पास बैठा रहा, उसे अंदाज़ा नहीं हुआ। फिर जब बहुत टाइम बाद उसका फ़ोन बजा तो उसने हाथ में पकड़ा फ़ोन निगाहों के सामने किया। शाहनवाज़ कॉलिंग। मोबाइल की स्क्रीन पर जगमगा रहा था। उसने फ़ोन उठाकर कान से लगाया। शाहनवाज़, बीबी कॉलेज गई हैं, 12 बजे उन्हें लेने जाना है। मेरा इंतज़ार मत करना, मैं आ जाऊंगा कुछ दिनों तक। आगे वाले की कोई भी बात सुने बगैर उस फ़ोन कान से हटाया और फिर से दूर उड़ते परिंदों के गौल को देखे गया। वो एक झुंड की सूरत एक साथ एक ही सिमत में उड़ते फिर रहे थे। सूरज ढला, शाम उतरी और रात सर पर आन खड़ी हुई। वो वैसे ही बैठा रहा। एक बासी ने उसे कंधे से पकड़कर हिलाया तो वो एकदम चौंका। बाबू, रात हो गई है, घर जाओ अब। उसके कहने पर उसने इस बात में सर हिलाया और शिकस्ता सा उठकर गाड़ी की जानिब आ गया। उसका दिमाग अब तक साई साई कर रहा था। अभी तक नहीं आया है वली घर आगा जान। वो कभी इस तरह इतनी देर तक घर से बाहर नहीं रहा। अब खुदा के लिए किसी से पूछें, किसी को भेजें उसके पीछे। आप क्यों हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं? बीजान बेचैनी से हाथ मसलती मुकाबिल सोफे पर विराजमान जमान से कह रही थी, जो उसके इस तरह घर न आने पर खुद भी हैरान थे। अगर फिर शाहनवाज की इत्तला पर उनके ऊपर घड़ों पानी पड़ गया था। भला जब वो खुद ना आना चाहता हो तो क्या वो उसके साथ ज़बरदस्ती करते? उन्होंने गहरा सांस लेकर बीजान को देखा, जो बहुत मुस्तरिब सी होकर बार बार पहलू बदल रही थी। लाउंज की रोशन जर्द रोशनियों में उनका चेहरा मजीद जर्द लग रहा था। कुछ नहीं होगा ज़मानी, वो बच्चा नहीं है और ना ही बेवकूफ़।
وہ اگر گھر نہیں آنا چاہتا تو ہو سکتا ہے اپنے کسی دوست کے ساتھ گیا ہو باہر، نہ اس کا دل چاہ رہا ہو گھر آنے کا، تو تم بلا وجہ کیوں پریشان ہونے لگی ہو؟ مگر اس نے کبھی ایسا نہیں کیا زمان، کبھی بھی نہیں۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل کہتا ہے کہ میرا ولی ٹھیک نہیں ہے۔ میرا دل بہت عجیب ہو رہا ہے آغا جان، خدارا اسے فون کر کے کہیں کہ گھر واپس آئے۔ مگر زمان جانتے تھے کہ وہ اپنا فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ ان کی بارہا کی گئی کالز کا جواب بھی ابھی تک نہیں آیا تھا۔ کچھ نہیں ہے، بس خدا سے اس کی حفاظت کی دعا کرو، پریشان مت ہو۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر انہیں تسلی دی، مگر بی جان کو چین نہیں آیا، انہیں کسی طور چین نہیں آ رہا تھا۔ اگر زمان اور بی جان کو چھوڑ کر تم مدھم روشنیوں سے منور زینے پھلانگ کر اوپر کی جانب جاؤ اور عمل کے کمرے کے نیم وا دروازے سے ذرا اندر جھانکو تو تم پر کمرے کا منظر واضح ہوگا۔ وہ اداس سی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر لان پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ وہ وہی قدادم کھڑکی تھی جس کی ایک جانب کا پردہ اس نے سرکا رکھا تھا تاکہ اسے باہر کا منظر نہ چوک جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آئے اور اسے پتہ نہ چلے۔ اس کی ٹانگیں اب کھڑے کھڑے درد سے سن پڑنے لگی تھیں، مگر اسے بیٹھنا گوارا نہ تھا۔ وہ اسے دیکھنے کے لیے، بس ایک نظر دیکھنے کے لیے کھڑی تھی، اور دل تو اس کا بھی بی جان کی طرح گھبرا رہا تھا۔ مگر وہ کیا کرتی، کہاں جاتی آخر، کس سے کہتی؟ جو نظریں سمجھتا تھا وہ تو نظروں سے ہی اوجھل تھا۔ اگر اسے نہیں دیکھنا چاہتا تو نہ دیکھتا، مگر اس کے سامنے تو رہتا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرا اور چکنے رخسار پر پھسلتا گردن پر لڑکا۔ ولی نہیں آ رہا تھا۔ اس کی دوسری آنکھ سے بھی ایک آنسو ٹوٹا تھا۔ وہ کیوں نہیں آ رہا تھا؟ اور اب کہ اس کی دونوں آنکھیں گرم پانیوں سے بھر گئی، یکایک اس کے چہرے پر بوچھاڑ سی برسنے لگی۔ کیا نہیں جانتا کہ میں نہیں رہ سکتی اسے دیکھے بنا؟ اس نے بہت سے آنسو روکنے کے لیے اپنے ہونٹوں کو سختی سے دانتوں تلے دبایا۔ ایسا کرنے سے اب اس کا گلا دکھنے لگا تھا۔ میں کبھی بات نہیں کروں گی اس سے، وہ بہت برا ہے۔ وہ اس کے خلاف کچھ اکٹھا کرنا چاہتی تھی، مگر نہیں، اس کے اندر باہر وہی تھا، بس وہی آنکھیں کھولتی تو وہی نظر آتا، بند کرتی تو سیاہ پردے پر جگمگانے لگتا۔ اس نے تھک کر اپنا سر کھڑکی کے شیشے سے ٹکایا اور بے آواز رونے لگی۔ آ جاؤ ولی، واپس آ جاؤ۔ وہ اب تک وہیں کھڑی اس سے خاموش التجا کر رہی تھی۔